हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फंडामेंटल। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग करेंगे। पी ब्लॉक का एनसीईआरटी से लेंगे, जो कि हम बोले थे हम अपने एंड से करा देंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले कुछ 4-5 मिनट आपसे बात करेंगे, एक बेसिक अपडेट ले लेते हैं, फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4-5 मिनट। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि जो भी टॉपिक्स मेरे एंड से बाकी है, हम उसका आपको बता दे रहे हैं कि आप एटलीस्ट ये सब करके जाएंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, ज़्यादा समय नहीं है, तो हम क्या इतना वीडियो पूरा एक बार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, कोई आइडिया नहीं है। बट हम अपने तरफ से एक काम जरूर करेंगे कि जो भी टॉपिक अभी आपको हम बता रहे हैं, इन सभी पर इस साल जो क्वेश्चंस आया है, इनको हम एटलीस्ट अपने तरफ से करा देंगे। तो एक पार्ट हो गया। बट अगर आपको डेप्थ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है तो देखिए, उस पर हम काम ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, आपको वही बताना है। देखिए, आप कह रहे हैं जीओसी से प्रैक्टिस कराने के लिए, तो जीओसी में मेनली आप समझ के जाइए इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन। इलेक्ट्रोमेरिक इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। ये तीन से अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आप देखिए ऑलरेडी हम वीडियो बना के रखे हुए। और आप देखिए ध्यान से, पीवाईक्यू एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस, तो हम इवन कैटेगराइज करा के बताए हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। हाँ, इंडक्टिव में यहाँ थ्योरी है, तो आप क्या कीजिए, थ्योरी स्किप कर दीजिए, जो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कर लीजिए। यहाँ जेई और नेट दोनों का हो गया, दोनों का क्वेश्चन लेके हम प्रैक्टिस कराएं, तो आपका जीओसी वाला पार्ट हो गया। अब देखिए, कॉमन टाइप्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन में आ गया आपका SN1, SN2, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में आ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में आ गया E1, E2, और रीअरेंजमेंट बेसिकली सब्सटीट्यूशन का ही पार्ट है। ये सब भी हम करा चुके हैं, अब एक एक करके वही बताना है। उसके पहले आप देखिए, आपका एरोमेटिक पे भी क्वेश्चन आता है, तो देखिए एरोमेटिसिटी, इस पर भी देखिए पीवाईक्यू एनालिसिस है। अगेन यही प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स जानना है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप ये प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हमारे रिएक्शंस पे, जो हम इधर बोले। तो देखिए, सबसे पहले SN1 SN2 की बात करते हैं, तो जो कि आपका हैलोजन वाला ये चैप्टर है, यूनिट है। तो देखिए, SN1 SN2 से एसोसिएटेड सेट 1 है, और ये प्लेलिस्ट कौन सा है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज। इलिमिनेशन E1 E2 बोल रहे थे, तो देखिए इलिमिनेशन है, तो आप ये प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर ये अलग बात है कि इन प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीरीज में हम पीवाईक्यू कम MS चौहान या 2-3 अलग अलग किताब से क्वेश्चंस उठाकर और हम टॉपिक वाइज रिवीजन कराए हैं। जैसे हाल में ही आपका हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी अल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट किए हैं, सेम फैशन में हम यहाँ पर प्रैक्टिस कराए हैं टोटली। तो आप चाहे तो ये दोनों देख सकते हैं। तो देखिए, SN1 और SN2 काम हो गया, E1 और E2 हो गया, और यहाँ जो आपका देखिए रीअरेंजमेंट था, मोस्टली कार्बोकटाइन का रीअरेंजमेंट होता है 2 डिग्री से 3 डिग्री, या रिंग एक्सपेंशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। और रिंग एक्सपेंशन पे आप रिपीटेड पीवाईक्यू प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी 2 वीडियोस है जो आप कर सकते हैं। तो ये 2 हो गया। अब आते हैं हमारा एडिशन पे। इसमें आ गया इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब वही हो गया, आप देखिए जो अभी हम बोले, लाइक एल्डिहाइड कीटोन पर, तो वो हम बना चुके हुए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में आ गया एल्कीन। और देखिए एल्कीन की अगर हम बात करें तो देखिए, सेट 3 हो या सेट 4 हो, अगेन टॉपिक वाइज डिटेल डिस्कशन किए हुए आप देख सकते हैं। उसी का एक छोटा पार्ट यहाँ पर है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही है, जिसमें इंटरनल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट लग रहा था, आप ये देख लीजिए। और जो यहाँ पर एक और बात बोले, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, तो उसके लिए आप सेट 5 देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो मेरे तरफ से यही एक बेसिक अपडेट था कि अगर आप ये सब देख के जाएंगे तो देखिए आपका जीओसी भी हो गया, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी हम पूरा डिटेल बता दिए। हाइड्रोकार्बन में एल्कीन हो गया, हाँ एल्केन बाकी रह गया और एल्काइन बाकी रह गया, बाद बाकी एरोमेटिसिटी हाइड्रोकार्बन भी हो गया, और आपका SN1 SN2 E1 E2, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन, और पाई बॉन्ड टू से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये सब हम बता दिए, आप एटलीस्ट ये कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और जो कि हम बोले, हम क्या करेंगे 2024 में जितना क्वेश्चन पूछा है हम सभी को लेकर और प्रैक्टिस करा देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स समय ज़्यादा नहीं है तो इतना वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब केमिकल बॉन्डिंग आप कह रहे हैं, तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग से जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है, एक हाइब्रिडाइजेशन पर आता है। और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन जान रहे हैं तो आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल बता सकते हैं विस्पर थ्योरी लगा के, तो उसको हम इस लेक्चर में एक्सप्लेन किए हुए, आप इसको देख लीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आता है,
और दूसरा आता है कि कौन सा कंपाउंड पोलर है कि नहीं है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, एक साथ लेके करा देंगे। तो यही बेसिक अपडेट था। अब हम लोग वापस हमारे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जैसा कि आपको कहे पी ब्लॉक का है, तो एक बार देखिए, इनऑर्गेनिक में हम पी ब्लॉक करा चुके हैं, PYQ पूरा, DF भी करा चुके हैं, कोऑर्डिनेशन भी करा चुके हैं, इसमें एक पार्ट बाकी है, उसको हम आज करा देंगे, ठीक है। और ये बाकी है, इसको भी हम इसके साथ लेके करा देंगे। तो आज आपका इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो गया और ऑर्गेनिक का पूरा अपडेट दे दिए है और केमिकल बॉन्डिंग का दे दिए है। अब देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये PYQ करा चुके हैं, इसका लिंक हम यहाँ पर दे देंगे, आप देख सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है स्टेटमेंट, असर्शन, रीजनिंग, हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। सिलेबस देखिए, एक है यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट ग्रुप ऑफ ईच एलिमेंट, एक, और दूसरा जनरल ट्रेंड्स फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा। तो ये दो टॉपिक में हम डिवाइड करके कराएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चन आपको 15, 16 और 17 से उठ रहा है, 13, 14 और 18 से उतना नहीं पूछ रहा है। कैसे वो कह रहे हैं, PYQ एनालिसिस के बेसिस पे। तो देखिए, अब हम डायरेक्ट आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो ग्रुप 15 में यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ग्रुप 15। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये NCERT से ही हम लिए हैं। मोस्टली 3 हेडिंग को हम हाईलाइट किए हैं और इन्हीं 3 पर क्वेश्चन बन सकता है और उसी का एक्सप्लेनेशन ये बाकी सब है। देखिए, पहले देखिए, नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है। क्यों करता है, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई IP, d ऑर्बिटल नहीं होता है, और तीसरा वो p पाई p बाई बॉन्ड खुद से कर सकता है या फिर सेकंड पीरियड के बाकी एलिमेंट से, मतलब लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्राइल और C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, तो ये क्या सेकंड पीरियड का ही एटम है ना, तो इनके साथ p पाई बॉन्ड कर सकता है और या फिर खुद के साथ कर सकता है। और बाकी फैक्टर्स क्या है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई IP और d ऑर्बिटल का नहीं होना। ये सिर्फ 15 के साथ नहीं, P ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है लाइक 13, 14, 15, 16, 17, 18 सभी के साथ है। तो अगर हम आपको डायरेक्ट पहले एक क्वेश्चन दिखा दें, लाइक देखिए ग्रुप 16 में इसी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसी साल, एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, अगेन स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या क्या रखा है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आप स्टेटमेंट देखिए, द एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स, वही बात है कि नहीं जो अभी हम बोले, ठीक है, प्रेजेंट इन द सेकंड पीरियड। तो आपको P ब्लॉक के सारे एलिमेंट में, सारे ग्रुप में ये देखने को मिलेगा। तो आप रीजन समझ गए, अब इसी पर क्वेश्चन बन सकता है। नाइट्रोजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप, असर्शन, रीजनिंग, तो ये असर्शन ट्रू हो गया। अब रीजन क्या है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई IP, d ऑर्बिटल का नहीं होना और p पाई बॉन्ड बनाना। तो A ट्रू, R ट्रू, और ये इसको जस्टिफाई कर रहा है, तो इट इज अ ट्रू। हम क्या किए हैं, सभी असर्शन रीजनिंग में बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन लेके चले हैं, क्योंकि हमको यहाँ आपका क्विज प्रैक्टिस नहीं कराना है, हमको आपको सिखाना है ताकि आपको याद भी हो जाए। तो सभी का आपको एटलीस्ट याद रहेगा ना कि हाँ बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो आपके दिमाग में रहेगा अच्छा ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो एक समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए क्या कह रखा है, हेवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड, ठीक है, उसी के ऊपर है। इसी का रीजन क्या है कि p पाई बॉन्ड हेवियर एलिमेंट नहीं कर पाता है बट नाइट्रोजन कर पाता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट। अब इसी पर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p पाई बॉन्ड, ट्रू, विथ इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स, ट्रू। अभी देखें, क्योंकि स्मॉल साइज है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही रिपीट हो रहा है ना, बट क्वेश्चन क्या बन सकता है अलग तरीके से, हम इसलिए ऐसा लिए हैं। और हेवियर एलिमेंट p पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ट्रू है, रादर वो p पाई d पाई बना देता है। अब रीजन भी देख लीजिए, बिकॉज ऑफ इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लार्ज होते हैं और इसलिए वो डिफ्यूज होते हैं और इसलिए इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो बोथ स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर ट्रू। अब देखिए फिर से, हेवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म p पाई बॉन्ड, क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल लार्ज होते हैं और ऑब्वियस सी बात है डिफ्यूज हो जाएंगे। यही रीजन है कि जब नाइट्रोजन p पाई बॉन्ड बनाता है तो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि इधर C का हम एग्जांपल दिए, तो अब आप ले लीजिए N का एग्जांपल। और वही इसलिए इसका बॉन्ड इंथैल्पी भी ज्यादा होता है, क्योंकि 3 बॉन्ड को तोड़ना टफ है, ठीक है। अब इस पर पहले हम क्वेश्चन एक और दिखा देते हैं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल विथ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रू, और इस कारण इनके बॉन्ड इंथैल्पी हाई होता है, ये भी ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। वापस आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब देखिए, सिंस
बाकी एलिमेंट ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, यानी पीपाई पीपाई बॉन्ड नहीं बना पाते। यही रीजन है कि देखिए वैसे एलिमेंट खुद में सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, समझ में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ भी ये बता दिए सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि, और हाँ एक चीज और, बिस्मथ फॉर्म्स मेटालिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो वीक होता है, और फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच के कंपैरिजन में। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है फ्रेंड्स, उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि बगल में घर बन रहा है तो उसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड वीक होता है, क्यों होता है, अब उसका रीजन देख लीजिए। बिकॉज इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। बट जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटम का साइज बड़ा होता है और ऊपर वाला छोटा होता है, तो छोटा बॉन्ड पास पास रहेगा छोटा एटम होने के कारण, और बड़ा एटम होने के कारण थोड़ा सा दूर रहेगा। तो डिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इसके जो लोन पेयर होते हैं वो उतना रिपल्सन क्रिएट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है, क्योंकि रिपल्सन के कारण वो इजिली टूट जाता है। और देखिए उसका रीजन वही है, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। अब कंपेयर कराएं, याद कीजिए जब हम लोग F2 और Cl2 को कंपेयर करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि F2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होता है Cl2 से, क्यों, क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये आपस में रिपेल करता है। बट Cl का साइज F से बड़ा है तो थोड़ा बेसिकली इस तरह से हो गया, तो उतना रिपल्सन नहीं कर पाता है, इसलिए F2 जल्दी टूट जाता है बट Cl2 जल्दी नहीं टूटता है। इसलिए हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी में Cl2 इज मोर देन F2। तो ये कंपैरिजन भी करा दिए, जब ग्रुप 17 आएंगे तो वहां हम इसको फिर से लेंगे। तो देखिए आप समझ गए NN बॉन्ड वीक क्यों होता है FF से। अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं वापस, देखिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रू। ड्यू टू एबिलिटी, क्यों होता है, क्योंकि पीपाई पीपाई बॉन्ड करता है। तो बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 1। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया, ये दोनों भी हो गया। अब आइए, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड, ट्रू। रीजन, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू। कभी भी कंफ्यूजन हो आप हमेशा याद रख लीजिए Cl2F2 का एग्जांपल, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप इसको जगह लिख लीजिए Cl2 और इसके जगह लिख लीजिए F2, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हम किस सेंस में कह रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के सेंस में कह रहे हैं। कंफ्यूज मत होइएगा कि हम कह रहे हैं अच्छा एफ एफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 1। अब ये कैटेनेशन पर हम आने से पहले वापस आते हैं हमारे इसी स्टेटमेंट पे। तो देखिए एज ए रिजल्ट कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, समझ में आया पहला चीज। और दूसरा, सिंस नाइट्रोजन पीपाई पीपाई बॉन्ड करता है तो वो पीपाई डीपाई नहीं करता है ना, पीपाई डीपाई नहीं करता है, रादर हेवियर एलिमेंट डीपाई डीपाई बॉन्ड करते हैं। अब इसी पर क्वेश्चन बन सकता है, कैटेनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन, ट्रू। नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म डीपाई पीपाई, ट्रू। तो बोथ आर ट्रू। तो यही कुछ क्वेश्चंस है जो कि इसकर किस पर, यूनिक बिहेवियर ऑफ 15 पे बन सकता है। अब हम आते हैं 16 पे। 16 का हम ऑलरेडी बता दिए, सेम कॉन्सेप्ट था, तो देखिए इस बार पूछ भी चुका हुआ है। अब दूसरा क्या बन सकता है, देखिए ये वही चीज है जो हम 15 में बोले, ये पूरा चीज वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी के कारण क्या होता है, हम H2O और H2S को अगर कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, बट इसमें H2S में नहीं मिलता है। अब उसी पे क्वेश्चन बन सकता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O विच इज नॉट फाउंड इन H2S, ट्रू। क्यों, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि सल्फर में नहीं होता, तो ये भी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इसी तरह आप NH3 को भी बोल सकते हैं और PH3 को भी कह सकते हैं। NH3 में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें नहीं होगा। अगेन क्या है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और इसके कारण फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्या असर पड़ रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जा रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जा रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। कॉन्सेप्ट कुछ ही बन सकता है, बट यूनिक बिहेवियर आया कि नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बन सकता है, अगेन NCERT, इसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, एज इट इज p ब्लॉक 15 की तरफ हो रहा है, ठीक है, बट बाकी में होता है, इसलिए वो अपना वैलेंस सेल एक्सपैंड कर सकता है, बट ये नहीं कर सकता है। ऑल्दो कोवैलेंसी 4 ही होता है, बट 2 से ज्यादा रेयरली होता है। कहने का मतलब ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाता है ना। अब देखें ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बनता है तब हम लोग एक पॉजिटिव देते हैं, तो क्या ऑक्सीजन का 4 बॉन्ड बनाते हुए देखें, एक्सेप्ट वन केस, जब आइस का स्ट्रक्चर लेते हैं वो भी एग्जैक्टली बॉन्ड नहीं है, रादर इंटरेक्शन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन एटम
लिमिट्स इट्स कोवेलेंसी टू 4, ये ट्रू है, बट इन प्रैक्टिस रियरली एक्सीड्स 2, ट्रू। इन केस ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप वैलेंस शेल कैन बी एक्सपेंडेड, ट्रू, एंड कोवेलेंस एक्सीड्स 4, ट्रू। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखिए क्वेश्चन 16 में ग्रुप 16 में इससे ज्यादा और कुछ नहीं बन सकता, यही दो था। और देखिए इस बार एक पूछ भी चुका हुआ है। अब 17 पे आते हैं। उसी तरह 17 पे भी क्या है, अगेन सेम वही चीज है। देखिए फिर से रीजन क्या है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो एफएफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब आप समझ रहे हैं ना, जो हम उधर ही बोले थे क्यों है, और डी ऑर्बिटल का होना नहीं है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता ही है। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है, हम ट्रिक के थ्रू बता दे रहे हैं। एक केस है जिसमें फ्लोरीन का जो हो रहा है प्रॉपर्टी वो हाई निकलता है, और एक केस में लोअर निकलता है। तो देखिए हायर फॉर फ्लोरीन देन एक्सपेक्टेड, क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड। अब क्या है, देखिए अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई और आई, तो हम ट्रिक बना दी E2I। E2I से आप ये तीन प्रॉपर्टी याद रखिए, इन तीन में फ्लोरीन का प्रॉपर्टी ज्यादा देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो भी आ जाए लाइक आयनिक, कोवेलेंट, मेटालिक पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो लोअर कर दीजिए। ट्रिक है, याद करा दिए ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 का कम क्यों होता है Cl2 से, अब आप समझ गए ना, हम उधर ही एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। अब दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक, पॉइंट 1 याद रखिए। रीजन, स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो खुद के साथ करता है, दूसरे के साथ कर सकता है, लाइक HF बॉन्ड याद कीजिए, है ना। दूसरा स्टेटमेंट याद रखिए, ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है यानी HOF, बाकी वाले ज्यादा बना सकते हैं लाइक HOCl, HOCl2, HOCl3, इस तरह से। और हाइड्रोजन बॉन्ड HF में पॉसिबल है बट बाकी में नहीं है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं, H2O वर्सेस H2S, NH3 वर्सेस PH3, और HF वर्सेस बाकी का अदर ग्रुप लाइक HBr, HI, इस तरह के। तो कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया। अब फिर से आते हैं, तो देखिए अगेन जिस तरह से एनोमेलस बिहेवियर पे क्वेश्चन बना उसी तरह यहां भी बन सकता है। तो देखिए पहले हम इधर एक्सप्लेन कर देते हैं, वही चीज हम स्नैपशॉट लेके लगाए हैं। अब देखिए वही चीज हम एक्सप्लेन यहाँ पे एक्चुअली हाईलाइट किए हुए हैं। देखिए इसका डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा है इससे, और इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा है इससे। तो देखिए फ्लोरीन का कम है और यहाँ फ्लोरीन का कम है, तो क्या है, डिसोसिएशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखिए डिसोसिएशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इतना ज्यादा नहीं दिमाग खराब करना, इसलिए आप बेटर याद रखिए E2I, इसमें सभी का ज्यादा होता है फ्लोरीन का, बाकी सब केस में कम हो जाता है। तो इसलिए हम ये आपको प्रूफ भी करा दिए। अब इसी तरह से इसमें भी बन सकता है कि एनोमेलस बिहेवियर क्यों होता है, सारे ग्रुप P ब्लॉक में ऐसे ही शो करते हैं। अब देखिए HF इज लिक्विड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जस्ट लाइक H2O। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ट्रू है। अदर हैलाइड ग्रुप नहीं कर पाते हैं, बिगर साइज होता है इसलिए वो गैस के फॉर्म में रहते हैं, ये भी ट्रू है। तो बोथ आर ट्रू, हुआ कि नहीं। वही सेम कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में होता है बट H2S में नहीं होता है। एक्चुअली यही हम कंपेयर कराने के लिए इसको दिखाए हैं, क्योंकि हम 16 वाला ही एग्जांपल सेम उठाए हैं। क्योंकि देखिए ऊपर 16 में हम ये प्रैक्टिस करा चुके हुए हैं, देख रहे हैं दिस वन, ये वही क्वेश्चन है, बट हम यहाँ क्यों लगाए हैं, जस्ट आपको फील करा सके। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O, हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF, और हम यहाँ एग्जाम्पल भी दे रहे थे, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा स्टेटमेंट वही है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ फ्लोरीन आर एक्सोथर्मिक ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय it with other element just like HF, and it forms only one oxo acid while other halogen forms a number of oxo acids, so both are true। समझ में आ रहा है। अब देखिए जैसा कि हम स्टार्टिंग में बोले थे 13, 14 और 18 उतना शो नहीं करते हैं, बट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली आपको 15, 16, 17 से आएगा। हाँ अब यहां से जो क्वेश्चन ज्यादा बनता है वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे आता है, और उसका हम ट्रेंड दिखाएंगे। तो आपका यूनिक बिहेवियर वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं जनरल ट्रेंड लाइक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसमें भी 15, 16 और 17 का जो लाइक हाइड्राइड का स्टेबिलिटी होता है उस पर हम ऑलरेडी बना चुके हुए हैं। अगर हम पहले आपको दिखा दें, देखिए लाइक दिस केस, यस हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15, 16 और 17, इस पर थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, प्रॉपर PYQ एनालिसिस के साथ हम करा चुके हैं। इसका लिंक यहाँ आई बटन पे दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये एक्सप्लेन हो गया। अब जैसा कि कहें 13, 14 से केमिकल प्रॉपर्टी कम, फिजिकल प्रॉपर्टी पे ज्यादा आता है, क्योंकि आप देखिए क्या कह रखा है,
जनरल ट्रेंड्स यहाँ देखिए इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी 13 14 से ज्यादा पूछता है और 15 16 17 से केमिकल पर ज्यादा पूछता है। तो केमिकल पर हाइड्राइड वाला बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है 13 पे। देखिए ये 2023 में पूछ चुका हुआ है, बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बार आपको ग्रुप 14 बताते हैं। और एक्चुअली जब ग्रुप 13 और ग्रुप 14 हम एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं, जब पी ब्लॉक पर हम PYQ करा रहे थे ग्रुप 13 और 14 वाला, यहाँ लिंक दे देंगे आई बटन पे, आप देख लीजिएगा। उसी चीज को हम पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम ग्रुप 14 स्टार्ट करते हैं, फिर 13 पे आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो हम पी ब्लॉक 13 14 का PYQ प्रैक्टिस कराए थे वहां हम कंपेयर कराए थे कैसे। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले, यहां पर लाइक कार्बन और सिलिकॉन में d ऑर्बिटल नहीं आ रहा है, बट जर्मेनियम, टिन और पीबी में d ऑर्बिटल का आ जाना होता है, और यहां तो F भी आ रहा है। और एनसीईआरटी का लाइन देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ इनर कोर और इलेक्ट्रॉन्स इज विजिबल हेयर ऑल्सो। हेयर ऑल्सो का मतलब ये यही कहना चाह रहा है कि 13 में भी देखने को मिलता है और आगे 15 में भी देखने को मिलता है। तो हम वहां भी आपको बताए थे होता क्या है, डी और एफ ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग करता है, और पुअर शील्डिंग के कारण इसका साइज छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो जाता है तो इसलिए जितना कोवेलेंट रेडियस बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है। डिटेल में हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आई रिक्वेस्ट वो वीडियो आप देखिए, यहाँ लिंक दे देंगे आई बटन पे। अब देखिए साइज छोटा हो गया ना, तो देखिए 77 से 118 बढ़ा, रफली 40 में इंक्रीमेंट हो रहा है, बट 120 से 122 के अराउंड बहुत कम। यहाँ पर भी देखिए रफली 10 से 15 के अराउंड, हम रफली बोल रहे हैं, और यहाँ 6 के अराउंड। तो आप समझिए 2 से 3 पे आ रहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी सेल साइज बढ़ रहा है, बट फिर भी रेडियस उतना से नहीं बढ़ रहा है। तो इसका असर इलेक्ट्रॉन गेन इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि साइज जितना बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ा, यानी सीधी सी बात है साइज नहीं बढ़ा तो साइज छोटा हो गया। तो देखिए साइज छोटा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए ऑल्दो साइज इंक्रीज हुआ तो कार्बन से सिलिकॉन की ओर क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रहा तो आईपी डिक्रीज किया, ट्रू है। बट देखिए इफेक्टिवली साइज उतना इंक्रीज नहीं किया, इसलिए यहाँ आईपी जस्ट थोड़ा सा से डिक्रीज किया है। यहाँ देखिए नियरली अबाउट 400 के आसपास डिक्रीज करा, बट यहाँ पर 20 से 30 के अराउंड डिक्रीज करा है, यहाँ 50 के आसपास डिक्रीज करा, जबकि हम एक सेल साइज 4 से 5 पे आ रहे हैं, और रैदर यहाँ बढ़ ही गया, क्योंकि इफेक्टिवली साइज बढ़ने की जगह साइज घट ही गया है। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डी और एफ ऑर्बिटल। तो देखिए क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो हम साइज को एक्सप्लेन किए, आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्लेन किए। सिंस साइज छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तो बढ़ेगा ना। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटना चाहिए साइज बढ़ने पे, तो देखिए घटा है, बट सिंस डी ऑर्बिटल देखिए यहीं पर है, तो ये क्या गड़बड़ किया, साइज छोटा करा दिया। तो देखिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटने के बजाय रादर आसपास होने लगा, देख रहे आसपास है ना। इसी पर 3 तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, यानी यहां से यहां, बट अ स्मॉल इंक्रीज, ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेबल और स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस फ्रॉम सिलिकॉन टू पीबीआई, आई मीन यहां से यहां तक। लॉजिक क्लियर? दूसरा असर्शन क्या बन सकता है, देखिए द फर्स्ट आईपी ऑफ ग्रुप 14 मेंबर्स इज हायर देन दैट ऑफ द ग्रुप 13, यानी फर्स्ट वाला ये देखिए, अच्छा ये 13 से कंपेयर कर दिया है, ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, लाइक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता ही है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉरी ये गलती हो गया, आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। बट यहाँ एक्चुअली बताना क्या चाह रहे थे कि जो आईपी क्या होता है टॉप टू बॉटम, देखिए कार्बन से सिलिकॉन की ओर कंसिडरेबल घटता है, और उसके बाद उतना कुछ खास नहीं घटता है, वही हम एक्चुअली कहना चाह रहे थे। ये कॉपी पेस्ट के चक्कर में यहाँ आई मीन चेंज करना भूल गए, बट आप समझ रहे हैं ना, कंसिडरेबल इंक्रीज हो रहा है रेडियस में, बट उसके बाद कुछ खास नहीं है। उसी तरह आईपी में कंसिडरेबल डिक्रीज हो रहा है, बट उसके बाद कुछ खास नहीं है, रैदर लास्ट में आके बढ़ गया। और लास्ट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहां से यहां घट रहा है कार्बन से सिलिकॉन, बट उसके बाद कुछ खास नहीं है, रैदर सेम रह रहा है। सभी का रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल, यानी ये स्टेटमेंट देगा और ये रीजन, तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये स्टेटमेंट ये रीजन, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये स्टेटमेंट ये रीजन, बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इसी साल आपको एक क्वेश्चन भी पूछा है, देखिए 2024 का, द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 सिलिकॉन से पीबी ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बट नहीं होता। अब आप समझ रहे हैं ना कि क्यों नहीं होता है, सो यही आपको प्रूफ कराना था। अब हम वापस आते हैं हमारे 13 पे। जब आप इतना समझ गए हैं तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी हम लगाएंगे।
हम पहले इसलिए बताए क्योंकि ये बताना जरूरी था, अदरवाइज यहाँ पर वही सब चीज वहां हम एक साथ लिख के रखे थे। अब आप समझ रहे हैं ना, बोरोन से एल्यूमिनियम तक आते हैं तो IPQ डिक्रीज कर रहा है, बट एल्यूमिनियम से गैलियम तक आते हैं तो कुछ खास नहीं होता है। सेम स्टेटमेंट है ना जो हम अभी 14 में बताएं, बस वहां 14 था तो यहाँ 13 की बात हो रही है। और डी ऑर्बिटल, और ये देखिए PYQ का है तो हम ऑलरेडी प्रैक्टिस करा ही चुके हुए, सेम लॉजिक है। देखिए IP डिक्रीज कर रहा है बट देखिए कुछ खास नहीं कर रहा उसके बाद, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए डिक्रीज कर रहा है बट कुछ खास नहीं कर रहा है, रादर इंक्रीज ही कर गया। तो ये सब हम डिटेल में एक्सप्लेन किए। अगेन आप P ब्लॉक का PYQ देखिए ग्रुप 13-14 का, तो ये हम करा ही चुके हुए हैं। अब अलग क्वेश्चन क्या बन सकता है, वही जो 14 में एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, वही वाला चीज है। बोरोन से एल्यूमिनियम तक डिक्रीज करता बट कुछ खास नहीं उसके बाद, क्यों? ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन एटॉमिक साइज ऑफ एलिमेंट। अब आप समझ रहे ना क्यों डिस्क्रिपेंसी हो रहा है। सो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर इज 1। आइए अब आगे, ये तो PYQ है, हम ऑलरेडी करा ही चुके तो इसको स्किप कर रहे हैं। बट हम आपको फील कराना क्या चाह रहे हैं, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ चुका हुआ है, तो हम आपको ये एक्चुअली दिखाना क्या चाह रहे हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी IP या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन सब पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, बोरोन फॉर्म ओनली कोवेलेंट कंपाउंड, ये NCERT का है क्योंकि अगेन स्मॉल साइज और इनके सभी के तीनों IP का सम ज्यादा होता है, तो बोथ आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक ये बन सकता है क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स एंड अल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर, ट्रू है। और दूसरा क्वेश्चन, इसका रीजन क्या है, एक्चुअली स्टेटमेंट ही कह लीजिए, अल्यूमिनियम डिसॉल्व्स इन मिनरल एसिड एंड एक्वस अल्कली शो एम्फोट्रिक कैरेक्टर। एक्चुअली इसको आप S1 और S2 कह दीजिए, A और R नहीं होगा क्योंकि ये तो इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा। अगर आप कहना भी चाहें तो बोथ आर करेक्ट बट R इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और S1 S2 पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर ट्रू। अब देखिए यहां पर हम आपको एक्चुअली एक हाईलाइट कराना चाहते हैं, जब PYQ प्रैक्टिस कराए थे, लाइक अगर हम लगाए हो तो, हाँ देखिए जब इसी साल क्वेश्चन पूछ रहा था तब AlCl3 के ऊपर क्वेश्चन था और उसके हाइड्रोलाइसिस से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 फॉर्म कर रहा है। बट यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इसके एम्फोट्रिक होने का, तो ये एलिमेंट की बात हो रही अल्यूमिनियम, बट यहां ये कंपाउंड है, तो दोनों में डिफरेंस समझिए। तो अब देखिए ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और बेस के साथ भी कर रहा है, तो जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां पर दे रखा हुआ है, और बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहां दे रखा हुआ है। एक्चुअली हम कंपैरिजन क्या कराना चाह रहे हैं, जब AlCl3 एसिडी सॉल्यूशन में देते तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और सिंपल Al अगर एक्वस अल्कली में दे देते हैं तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर का, ठीक है। ये बात बाकी हो गया। अब हम 14 करा ही चुके हैं, अब आते हैं हमारे 15, 16, 17। 15, 16, 17 का केमिकल प्रॉपर्टी आप ये देख लीजिएगा। 15 में आइए, अगेन देखिए आपका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी पर क्या बोले क्वेश्चन आ चुका हुआ है, केमिकल पे भी आ चुका हुआ है। तो देखिए देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, बट उसके बाद कुछ खास नहीं। अगेन सेम कॉन्सेप्ट है डी ऑर्बिटल वाला। और फ्रेंड्स हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये हम एक्सप्लेन अच्छे से कर चुके हुए हैं 13, 14 का PYQ वाला में, ठीक है। और कोवेलेंट रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई, खैर ये करा चुके हम इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक चीज को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब वापस आइए 16 में। तो देखिए 15 से आपको एनोमेलस बिहेवियर पे उतना क्वेश्चन नहीं आया, तो आ सकता है केमिकल प्रॉपर्टी पे हम बोल ही दिए, आप ये देख लीजिएगा। और इस साल एक फिजिकल प्रॉपर्टी पे ये पूछ चुका हुआ है, ठीक है। अब आते हैं 16 पे। अब 16 पर देखिए अगेन कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, एनोमेलस बिहेवियर पे ही आएगा, और केमिकल प्रॉपर्टी पे हम करा ही चुके हैं, अगेन वही वाला चीज है ये वाला, दिस वन। और 17 पे भी सेम वाला है। बस 16 और 17 से आपको क्या पूछ सकता है, वो बेसिकली मोर और लाइक कह देगा, लाइक आपको से फॉर केमिकल पीरियोडिसिटी पर क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे अगर 17 की बात करें तो हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। सिमिलरली ग्रुप 16 पे भी वही बन सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन का सबसे कम होता है बाकी के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो एज सच केमिकल रिएक्टिविटी हाइड्राइड वाला देख के जाइएगा, एनोमेलस बिहेवियर ऊपर बता ही चुके, सिमिलरली 17 में भी एनोमेलियस बिहेवियर ऊपर बता चुके हैं, और केमिकल रिएक्टिविटी में हाइड्राइड वाला देख के जाइएगा, ठीक है। अब 18 पे आइए, इस बार जो एक चीज पूछ चुका हुआ है और क्या पूछ सकता है, वो क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस पर आ सकता है कि ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इनका हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, क्यों, ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज करता है क्योंकि साइज इंक्रीज करता है।
उसी तरह इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पर क्वेश्चन बन सकता है कि इनका हाई पॉजिटिव वैल्यू होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है। फ्रेंड्स यही सब था, इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग भी करा दिए, अपडेट भी दे दिए। और तीसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कल हम वीडियो फर्स्ट हाफ के बाद हम सोचे थे सेकंड हाफ में जल्दी से बना देंगे, बट मेरा कल बहुत हेडेक हो रहा था, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। सो फ्रेंड्स यही कुछ था, मिलते हैं अगले वीडियो में जो भी हम बोले हैं उसके साथ। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।